नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट पेश किया, जिसको लेकर हरियाणा में सियासी वार पलटवार जारी है। बजट को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा के लिए बजट में सरकार ने कुछ नहीं दिया। केंद्र सरकार ने हरियाणा को नजरअंदाज किया और झुंझुना थमाया है। कांग्रेस के इस वार पर सीएम सैनी ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सरकार 55 साल सत्ता में रहने के बाद भी ऐसा बजट पेश नहीं कर पाई है जो आज केंद्र सरकार ने किया है। सीएम सैनी ने कहा कि यह बजट किसानों को, युवाओं को, महिला और गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। कुल मिलाकर जहां कांग्रेस बजट को लेकर सरकार को घेर रही है और हरियाणा को नजरअंदाज करने की बात कह रही है, तो वहीं सरकार का दावा यह है कि यह बजट हरियाणा के समग्र विकास को ध्यान में रखकर पेश किया गया। ऐसे में बजट में हरियाणा को क्या मिला और क्यों कांग्रेस बजट पर सवाल उठा रही है, यह सवाल है। तो बजट पेश करने के बाद हरियाणा में घमासान देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस बजट के अंदर कई खामियां बता रही है। हरियाणा को शून्य पर बता रही है कि सरकार ने पूरी तरह से साइडलाइन किया हरियाणा को। तो वहीं सीएम सैनी का यह कहना है कि बजट में हरियाणा के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बजट पेश किया है। कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको छूता हुआ यह बजट है। क्या कुछ है इस बजट के अंदर, क्यों कांग्रेस सवाल उठा रही है और सरकार की जो रूपरेखा है, रोड मैप खासकर हरियाणा को लेकर, वो क्या कुछ रहने वाला है, इस पर करेंगे चर्चा तमाम पैनलिस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सीएम सैनी ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किए गए बजट बताया है। सीएम सैनी ने यह बजट महिलाओं को सशक्त करने वाला बताया, ये युवाओं को रोजगार देने वाला बताया, साथ ही किसानों को मजबूत करने वाला बजट भी कहा। किसान, युवा, महिला और गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा बजट को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर भी जवाब दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा था कि हरियाणा का हैशटैग बजट 2026 में नामो निशान नहीं, मिला राखी गढ़ी में एएसआई का झुंझुना, जब नायाब हो सरकार तो हरियाणा के साथ हकमारी होगी बार बार। कांग्रेस नेता के इस पोस्ट पर भी सीएम सैनी ने जवाब दिया। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 55 साल सत्ता में रही, लेकिन ऐसा बजट पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करें किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि इस बजट में हरियाणा को विशेष स्थान दिया गया है। बजट में सेम की समस्या से ग्रसित जमीन की बात की गई। एमएसएमई इंडस्ट्री और ईआई को विशेष स्थान दिया गया, जिसका लाभ सीधे हरियाणा को मिलेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो बजट को लेकर वार पलटवार जारी है। जहां कांग्रेस बजट पे कई सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं हरियाणा में सैनी सरकार का यह कहना है कि बजट को लेकर पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं और जो केंद्र के द्वारा आम बजट पेश किया गया उसमें हरियाणा के विकास पर, खासकर किसानों पर फोकस किया गया, उनकी समस्याओं पर खास ध्यान दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो क्या है? एएसआई का झुंझुना की बात कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि राखी गढ़ी में मिला है, हरियाणा का बजट में नामो निशान नहीं है। अगर वो इतने बड़े सवाल उठा रहे हैं तो उनका आधार क्या है? उन्होंने एक बात और भी कही कि जब नायाब हो सरकार तो हरियाणा के साथ हकमारी होगी बार बार। ये बात वो क्यों कह रहे हैं? लेकिन 55 साल सत्ता में रहने के बाद हरियाणा के साथ क्या किया कांग्रेस ने, इस पर भी सीएम सैनी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि बजट में सेम की समस्या से ग्रसित जमीन की बात की गई है, जो कि किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेम का एक जो सेम एक तरीके का कीड़ा लगता है, उसमें उस समस्या से जो ग्रसित किसान हैं उनकी ज़मीन की बात की गई, किस तरह से उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए, उसको मिनिमाइज़ किया जाए जो प्रॉब्लम है। एमएसएमई इंडस्ट्री और ईआई पर विशेष
स्थान उसको दिया गया है हरियाणा के अंदर। कितना फलीभूत होगा ये एमएसएमई इंडस्ट्री की प्रैक्टिस? बता दें कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिन पर भी सरकार के द्वारा बड़ा फोकस किया गया इस बजट में, ऐसा सीएम सैनी कह रहे हैं। और एआई को विशेष स्थान दिया गया है। एआई से आने वाले समय में हरियाणा में किस तरह की संभावनाएं देखने को मिलेंगी, ये भी एक सवाल है। और सीएम सैनी जो बात कह रहे हैं उससे कितना लाभ होने वाला है हरियाणा के युवाओं को, खासकर युवाओं के रोजगार को लेकर, महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर, खासकर किसानों को ध्यान में रखकर अगर ये बजट बनाया गया है तो किसानों के लिए क्या है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विस्तार से हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, क्योंकि युवा हैं। प्रदेश में युवा बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस अक्सर उठाती रही है, किसानों का मुद्दा उठाती रही है। ये चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन की बात हो, या फिर सरकार के द्वारा काले कानूनों को लाने की बात हो, कांग्रेस हमेशा इन प्रमुख मुद्दों को उठाती रही है। ऐसे में अगर इस बजट के अंदर ये बात हरियाणा के सीएम कह रहे हैं तो आखिर वो क्या है, तो कितना संतुलित ये बजट हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में है, ये भी एक सवाल है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ। बजट पास हुआ, उम्मीदों का बजट कहा जा रहा था, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, हरियाणा के लिए कुछ नहीं मिला, झुंझुना थमा दिया। आलोचना करना सही बात है, लोकतंत्र में खूबसूरती भी है कि विपक्ष होना चाहिए आलोचना के लिए, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक सरकार को काम करने का मौका नहीं मिलेगा और सरकार उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे पाएगी। लेकिन यह आलोचना क्या कहती है, क्या बजट में हरियाणा को वाकई में कुछ नहीं मिला है? देखिए सौरभ, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, बजट जो पेश करती है सरकार में बैठे लोग तारीफ करते हैं, ये तो जाहिर है, स्वाभाविक है। सरकार में बैठे लोग या दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का ये बजट था जी, बड़ी सरकार का बजट था। हरियाणा में चूंकि बीजेपी सरकार है, जाहिर है तारीफ तो करनी थी, ऐसा होता है, इसमें अचंभे की बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष हमेशा मीन मेख निकालता है। विपक्ष भी अगर तारीफ करेगा तो सरकार की तारीफ कैसे करे? देखिए ये बात जरूर है। आप देखिए ये बजट जो आया है पहले के बजटों से हट के है, कुछ अलग किस्म का बजट है। जहां तक मैं समझता हूं या जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, इस बजट में आम आदमी को कुछ सीधा नहीं दिया गया। घुमा फिरा के फायदे बताए गए हैं कि पर्यटन बढ़ेगा और राखी गेड़ी को एक पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, पर्यटक केंद्र 50 ऐसी जगह जहां मंदिर हैं वो पर्यटन स्थल बनेंगे, वहां विदेश से लोग आएंगे, देश से आएंगे। मतलब फायदे दिखाए गए लेकिन घुमा फिरा कर सीधा फायदा जैसे ये होता है कि इनकम टैक्स की जो छूट थी उसमें छूट नहीं बढ़ाई गई, दूसरा स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जरूर हुआ है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में थोड़ा सा आम आदमी को असेसमेंट का अधिकार दिए गए, सेल्फ असेसमेंट। आप खुद अपना असेसमेंट करो, आपका टैक्स बनता है तो आप दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। दूसरा, मैंने उद्योगपतियों से कल बात की थी सौरभ, क्योंकि पानीपत टेक्सटाइल सिटी है। गुजरात के सूरत के बाद नंबर 2 पे पानीपत का नाम आता है, देश दुनिया में टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। मैंने कल उद्योगपतियों से बात की, उनका ये कहना था कि उम्मीद तो हमें ज्यादा थी कि चूंकि खासतौर पे एक्सपोर्टर्स को, पानीपत से एक्सपोर्ट बहुत होता है, हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट, और जितना एक्सपोर्ट पानीपत से टेक्सटाइल का होता है उसका 50% अकेले अमेरिका को होता है, बाकी 50 बाकी यूरोपियन कंट्रीज को। तो एक्सपोर्टर्स बहुत उनको सेटबैक लगा है। ट्रंप टैरिफ ने जो है, अमेरिका ने जिस तरीके से सारा सिस्टम को हिला दिया, तो पानीपत को बहुत नुकसान हुआ है। एक्सपोर्टर्स उम्मीद कर रहे थे कि सरकार सब्सिडी का या कुछ ऐसा करेगी कि हमारे व्यापार को जो नुकसान होगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट होता है तो केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी टैक्स मिलते हैं। जो आमदन बाहर से आती है, विदेशों से जो आमदन आती है, डॉलर्स में जो पैसा आता है, विदेशी करेंसी जो आती है, उसमें टैक्सेस के तौर पे केंद्र सरकार, हरियाणा को भी फायदा होता है क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हरियाणा में है, के रूप में, और हाँ। विदेश में भेजना, विदेश नीति के तहत केंद्र सरकार को भी उसमें हिस्सेदारी मिलती है, टैक्सेस मिलते हैं। लेकिन उद्योगपति ज्यादा खुश नहीं थे। उनका ये कहना था ठीक है बजट, लेकिन हम उम्मीद ज्यादा करे थे। उद्यमियों खासतौर पर एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ हुआ नहीं। दूसरा, जैसे ये था कि एग्जीबिशन सेंटर बनाए जाएंगे, हैंडलूम को प्रमोट किया जाएगा, वो पहले भी होता है। कुल मिलाकर
एक्सपोर्टर्स हो, इंडस्ट्री हो या आम आदमी हो, सरकार ने सीधा फायदा ना पहुंचाकर घुमा फिरा के ये दिखाया कि आपको ऐसे ऐसे फायदा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं एक लाइन में, सरकार अगर उम्मीद करती है कि जनता वोटर्स हमारे साथ दे, सरकारें बननी है, लेकिन अब आप अगर 15 साल 20 साल बाद का सपना दिखाएंगे तो मेरे को लगता है भरोसा करना मुश्किल होगा। आप देखिए आज अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हुए भी हैं, लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, अब आगे भी बनने वाली हैं। पंजाब में जिस तरीके हो रहा है, यूपी में है, और जगह चुनाव होने हैं, बंगाल में होने हैं, असम में होने हैं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि अगर हम मोदी सरकार को तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाना चाह रहे हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं, तो जो बजट का फायदा फौरी तौर पर होता था वो मिलना चाहिए था। तो हम सहयोग आज कर रहे हैं, वोट आज दे रहे हैं, मोदी सरकार की वाहवाह कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा अगर हमारे को विकसित भारत 22 साल के बाद का दिखाया जाए तो ये थोड़ा सा मतलब दुखद बात जरूर है। कुल मिलाकर लोगों ने तारीफ भी की है, हरियाणा सरकार भी तारीफ कर रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा बजट से फौरी तौर पर जैसे इनकम टैक्स में छूट मिली हो या इनकम टैक्स की स्लैब में चेंज हुआ हो, कुछ और फायदा मिले, वो नहीं। स्कीमों के जरिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई हैं कि हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनेंगे। कॉरिडोर्स बनने में 8-10 साल लग जाएंगे। आप देखिए रेलवे कॉरिडोर्स बनेंगे, उसका सर्वे होगा, डीपीआर तैयार होगी, लाइनें बिछेंगी, बहुत सारे सालों की बात है। मतलब फौरी तौर पर बजट से जो उम्मीद थी वो नहीं हुई, फिर भी बजट तो बजट है, जैसा है लोग स्वीकार कर रहे हैं। वीरेंद्र जी कैसे देख रहे हैं इस बजट को, और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उस पर सीएम सैनी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है, क्या सरकार की दूरगामी सोच है, उसका समर्थन किया जा रहा है सीएम के द्वारा, या फिर अल्पकालिक लाभ जनता चाहती है, उस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए? जैसा देवेंद्र ने भी बताया वैसा फौरी तौर पर जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, उद्यमी वो खरा नहीं उतर पाए उस तरह से। किस तरह से देखें इस पूरे बजट को? देखिए, विपक्ष का काम है वो सरकार की आलोचना करता है, और सत्तारूढ़ दल ने जो बजट पेश किया है, वो सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं वो इस बजट को प्रचारित करते हैं, इसका महिमा मंडन करते हैं जी। अगर यही बजट जो है कांग्रेस ने पेश किया होता तो भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती, यही बिल्कुल यही स्वरूप होता, बिल्कुल बजट का यही स्वरूप होता। तो कल्पना कर लीजिए कि ये बजट कांग्रेस के शासन होता और कांग्रेस पेश करती तो भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती। एक सामान्य सी बात है, ये विरोध होता ही आया है जी। लेकिन इस बजट में कोई झुंझुने नहीं है, किसी को वो जो प्रलोभन नहीं दिया गया, किसी को चुनावी जो रेवड़ियां हैं वो नहीं बांटी गई। जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी कोई ऐसा विशेष उनको पैकेज नहीं दिया गया। तो पहले तो बिहार को पैकेज दिया गया था, लेकिन इस बार कोई ऐसा विशेष है नहीं। इसका जो देखिए जो वित्तीय अनुशासन है वो अनुशासन होना चाहिए, तो उस दृष्टि से समग्र विकास का बजट है। ये बात ठीक है कि इसमें सीधा किसी को कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए पहले ही आयकर की दरों में पहले ही स्लैब में काफी परिवर्तन कर दिया गया है। बिल्कुल उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति है। तो सरकार ने अपने ढंग से जो हमने आगे अपेक्षा रखते हैं शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उस पर पूरा फोकस किया गया है। अब कहने को देखिए एक्सपोर्टर्स की अब बात अपनी बिल्कुल जायज है, उनको मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें औद्योगिक हालात हैं, विश्व का संकट है। लेकिन ऐसे तो किसान भी हैं, किसान भी मांगेंगे। किसानों को प्रकृति के अनुकूल भी विपरीत भी कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो हर वर्ग जो है अपने ढंग से अपेक्षा करता है सरकार ने उनको नई मार्केट उपलब्ध कराए। अब जैसे यूनी से समझौता हुआ है तो एक्सपोर्टर्स को उस दिशा में भी नई मार्केट नई संभावनाएं तलाशनी होगी। तो ये एक टेम्परेरी फेज है। सरकार जानती है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय निर्यात की क्या स्थिति है और नई नई मार्केट क्या तलाशने हैं, बाजार तलाशने हैं। तो सरकार ने अपना वित्तीय अनुशासन भी रखना है। देखिए रक्षा पर भी खर्च करना है। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट था, तो इसलिए रक्षा के ऊपर भी प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखाई देती है जी। जहां तक हरियाणा की बात, देखिए किसी विशेष राज्य की बात नहीं, राखीगढ़ी का तो एक अलग उदाहरण है। कोई ऐसा कोई विशेष, देखिए अब कई बात हो सकती है कि नई ट्रेनें मिलने की संभावना, क्योंकि अब वित्त और रेल बजट एक साथ पेश होता है। अब कई ऐसी स्थिति है, अब कल्पना करेंगे आप कोई रोहतक से अमृतसर के लिए सप्ताह में मात्र एक दिन ट्रेन है, मतलब रोहतक का अमृतसर से कोई संपर्क ही नहीं है, सप्ताह में एक दिन ट्रेन है। अब वहां के लोग काफी समय से मांग कर रहे थे जो कोई नई ट्रेनें मिलनी चाहिए थी। देखिए वंदे भारत की जो है नई ट्रेनें जो मिलनी चाहिए वो समय बजट से पहले ही मिलती रही हैं, लेकिन जो एक रेल सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए था
उस दृष्टि से भी हरियाणा को नहीं मिला। विपक्ष ये बात कह सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को उठाते रहे हैं। और एक बात है कि अब कहने को दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैम में बनना था उसको जीवर लेकर चले गए, और इस तरह सोनीपत के अंदर रेल कोच फैक्ट्री बननी थी वो नहीं बनी। तो देखिए विपक्ष अपने मुद्दे अपने ढंग से उठाता है जी। और जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल अपने ढंग से बजट का महिमा मंडन करता है। भारतीय जनता पार्टी ने बजट टोली गठित कर रखी है, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। वो बजट की रूपरेखा आम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, और अलग अलग जो प्रकोष्ठ है, जो सीए प्रकोष्ठ है, डॉक्टरों का प्रकोष्ठ है, वहां पर जाकर बजट की विशेषताएं हैं वो बताई जाएंगी। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बजट के ही दिन जो है अपनी प्रतिक्रिया देकर शांत हो गए। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि अगर वो आम लोगों तक अपनी बात रखना चाहते हैं तो जिला स्तर पर, नगर स्तर पर अपनी बैठकें करें, अपने कार्यकर्ताओं को बताएं, कि वो जनता को बताएं। तो उस ढंग की कांग्रेस की रूपरेखा है नहीं। तो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज को एक आयोजन के रूप में लेती है। और देखिए एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब जो विपक्ष है, देखिए विपक्ष में अब दूसरे दल भी है, इंडियन नेशनल लोक दल भी है। इंडियन नेशनल लोक दल अपने ढंग से वो इस बात को प्रचारित कर रहा है कि बजट के अंदर किसानों के लिए कुछ नहीं है। अब देखिए मुख्यमंत्री जो है नैब सिंह सैनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। वो मिलके उनका उद्देश्य क्या है, अब उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री जी को जो अम्बाला में शहीदी स्मारक बना है तो उसका उद्घाटन करने के लिए। अब ये क्या कौन सी तिथि हो सकती है? देखो ये तो 23 मार्च शहीदी दिवस हो सकता है या 13 अप्रैल विसाखी हो सकती है। और ये सब पंजाब के चुनाव के दृष्टिगत है जी। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रचना तैयार कर रही है कि प्रधानमंत्री अभी होकर गए हैं, अभी कुरुक्षेत्र में आए थे गीता जयंती पर, तो अब जो है अम्बाला में अगर शहीदी स्मारक का उस समय तो उद्घाटन हो नहीं पाया था जी। तो ऐसे में क्योंकि अम्बाला फिर पंजाब से जुड़ता है, पंजाब से सीमा जुड़ती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस अवसर का भी लाभ उठाना चाहेगी। और जहां तक बजट में अलग अलग ढंग की बात है तो बजट में हर वर्ग अपेक्षा रखता है, चाहे नौकरी पेशा लोग हो, चाहे वृद्ध लोग हों, सीनियर सिटीजन हो, वो भी अपेक्षा रखते हैं, उनको भी बड़ी अपेक्षाएं थी। लेकिन बजट के अंदर वित्तीय अनुशासन भी रहना चाहिए। और जो कर्ज है, अब देखिए अब जो सरकार की योजनाएं हैं, अब सरकार ने इतनी ढंग से जो मुफ्त की योजनाएं हैं, 80 करोड़ लोगों को तो राशन मिल रहा है। तो मतलब ये एक तरह की अब जो कैंसर की दवाएं सस्ती की हैं और डायबिटीज की दवाएं सस्ती की हैं, इसका आम आदमी को लाभ होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब पहले तो कैंसर की दवाएं इतनी महंगी हैं और उन पर जो देखिए जो एमआरपी रेट होता है, जो बाजार में उपलब्ध होती है, बड़ा अंतर रहता है जो बाजार में उपलब्धता होती है। तो ये भी कल्पना करनी चाहिए कि अब जो कैंसर जितना बड़ा भयानक रोग बनता जा रहा है, डायबिटीज से हर व्यक्ति लगभग पीड़ित ही है, तो वो दवाएं सस्ती होने से आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो सरकार देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उसकी प्राथमिकता रहती है कि आम लोगों को लाभ मिले, आम लोगों तक उसकी प्रशंसा हो, वाह वाह हो। कोई भी सरकार आलोचना का शिकार होना नहीं चाहती है। हर सरकार अपने ढंग से काम करती है और वो चाहती है कि उसकी नीतियां लोकप्रिय हो, जनता के बीच उसकी छवि बने। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी दूरगामी सोच के तहत अपना ये बजट तैयार किया। देवेंद्र, जो युवाओं की बात करती रही है कांग्रेस, अक्सर हमने देखा है कि युवाओं की बेरोजगारी हो, युवाओं की शिक्षा हो, ये तमाम ऐसे मूलभूत मुद्दे रहे हैं जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज्वलंत रहे हैं। एआई की भूमिका को कैसे देखा जाए, किस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में हरियाणा में देखने को मिलेंगी, क्योंकि एआई पर भी विशेष ध्यान और विशेष फोकस की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सौरभ, प्रधानमंत्री से आज मिले थे नायब सिंह सैनी, आज सुबह मीटिंग दिल्ली में थी। उन्होंने एआई को लेके बयान भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए जमाने के साथ चलना पड़ता है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मान लो आज कोई टेक्नोलॉजी आई है तो जाहिर बात है उसका उपयोग ज्यादा, उसकी उपयोगिता उपयोग या वो मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, जाहिर बात है। और एआई को लेके विदेश में भी यहाँ बड़े बड़े बजट रखे जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। तो कोई भी चीज अगर टेस्टेड ओके हो तो जाहिर है कि उसका फायदा मिलेगा। तो जैसे हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं में मेरे को लगता है बाकी राज्यों के मुकाबले हरियाणा एडवांस रहा है। मनोहर लाल जी के टाइम पे रजिस्ट्रियां हो और चीजें हो, 400 से ज्यादा जो सब्सिडी वाली पोर्टल है, सब्सिडी वाले या किसानों से संबंधित हैं, रजिस्ट्री कराने के हैं, गिरदावरी जो भी है, 400 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज योजनाएं और सब्सिडी और इंफॉर्मेटिव, ये सारे मिला के 400 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन है। ऑनलाइन सेवाओं में हरियाणा
काफी आगे रहा है। हालांकि छोटा सा प्रदेश है, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले ऑनलाइन सेवाओं से लोगों को फायदा भी मिला है। भ्रष्टाचार में भी कमी आई है, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कमी आई है। एआई को लेकर भी मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री को उतना तकनीकी ज्ञान नहीं है, ना मेरे को ना आपको है, लेकिन जो इस लाइन के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं, बड़ी बड़ी विजनरी लोग हैं, वो मुख्यमंत्री को, नेताओं को, सरकारों को सलाह देते हैं कि हम इसको एआई को एडॉप्ट करें, किस किस जगह इसका प्रभाव नजर आएगा, जिंदगी और कितनी आसान होगी, खर्चे कम होंगे एआई से, लागत घटेगी, उसके मतलब फौरी तौर पर रिजल्ट मिलेंगे जो उपयोगी रहेंगे। तो एआई को लेके मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में भी इस पर काम होगा। ठीक है। बाकी ये है कि जैसे जिस तरीके से हरियाणा में जो बजट की बात है, बजट का हमने काफी विश्लेषण किया, कल से आज तक हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं, तो कुल मिला के लोगों में ज्यादा रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन दिखा रहा है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का ये धर्म होता है, वो समझते हैं कि हम अगर मीन मेख नहीं निकालेंगे सरकार की बड़ाई थोड़ी करेंगे। लेकिन कुल मिला के लोगों ने स्वीकार किया है, यही समझ कर कि चलो जो योजनाएं आएंगी, अभी जमीन पे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि इसका फायदा मिलेगा, इसलिए लोगों ने एडॉप्ट किया है। लेकिन इंडस्ट्री के लोग हों, किसान हो, युवा हो, हरियाणा सरकार, अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी सौरभ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 1,80,000 लोगों को हमारी बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया है हरियाणा में, मतलब 11 साल में। लेकिन आप देखिए युवा ये कहते हैं कि 1,80,000 को आपने रोजगार दिया, लेकिन उनमें मेरे को लगता है 70% तो वो हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, मतलब कच्ची नौकरी, टेम्परेरी बेसिस पे, रेगुलर नहीं है। रेगुलर नौकरी 30% हो सकती है 1,80,000 में, और सरकार ने वायदा किया था कि इस 5 साल में सरकार बनी तो 2 लाख नौकरी देगी, लेकिन अभी तक मेरे को लगता है 40,000 का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर युवाओं के लिए, किसानों और महिलाओं के लिए और इंडस्ट्री के लिए मेरे ख्याल इनको उम्मीदें ज्यादा रही होंगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कई बार सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। सरकार की अपनी विविधताएं हैं, उनको भी इतना बड़ा देश चलाना है, बहुत सारे अब आप देखिए 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए जिस तरीके के हालात हैं, चाइना के, पाकिस्तान है, भारत के पड़ोसी मुल्कों का जो भारत को लेकर रवैया है, 1 लाख करोड़ डिफेंस को ज्यादा दिया गया है, रक्षा मंत्रालय को 1 लाख करोड़ पे ज्यादा दिया गया। तो मतलब जहां जरूरी था वो खर्च करना जरूरी था, देश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। लेकिन लोगों ने एडॉप्ट किया है, थोड़ा बहुत अपनी रिएक्शन दी है, लेकिन शांत है लोग, शांत है। वीरेंद्र जी, कांग्रेस ही सिर्फ पलटवार कर रही है, शॉर्ट में बताइएगा। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को भी लेकर सीएम साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता का मोह सता रहा है, इसलिए मीन मेख निकाली जा रही है। शॉर्ट में सर देखिए, कांग्रेस की तो मजबूरी है, अगर कांग्रेस रचनात्मक इसकी आलोचना करे तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब जो खामियां सरकार के दृष्टिकोण से इसको अवगत कराना चाहिए। देखिए जिस तरह से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने पहल की, मनोहर जी की समय से परंपरा शुरू हुई थी, बजट के सुझाव मांगे गए थे, उसी तरह के हालांकि सुझाव केंद्र सरकार भी लेती है। अगर वहां के सांसदों से, विपक्ष के लोगों से भी, सत्तारूढ़ के सांसदों से भी सुझाव लिए जाएंगे, अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए जाएंगे, लिए जाते भी होंगे, लेकिन अलग इनसे अगर सांसदों से भी लिए जाएंगे तो अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी। लेकिन सरकार ने अपने ढंग से अच्छा प्रयास किया है। देखिए कल जो था बजट को कोई समझ नहीं पाया, तो इसलिए शेयर मार्केट काफी नीचे चले गई, और आज देखिए शेयर बाजार में तेजी है, क्योंकि जब बजट की समझा बजट को, तो देखिए उसमें प्राथमिकताएं सरकार की, रक्षा, स्वास्थ्य, अलग प्राथमिकताएं पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में बजट पर सियासी वार पलटवार जारी है, ऐसे में सरकार ने दूरगामी सोच के साथ इस बजट को प्रोजेक्ट किया। आने वाले समय में कितना फायदा इस बजट का हरियाणा को मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।